तो देखिए जी, पिछली वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं, यानी कि जो भी उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं और बॉडी में प्रेजेंट जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। तो वहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती ये कर दी थी कि हमने जो ऊपर की हेडिंग है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, वो हेडिंग चेंज नहीं की थी। वहाँ पे हमने ये आपको बताना चाहिए था कि आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं। यही हेडिंग वहाँ पे डालना था, जो कि मैं डालना भूल गया था, तो आप उसे कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं वो चीज़ इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो आप उसे देख के वहाँ पे आप सही कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में तो हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले फाइलम प्रोटोजोआ को देख लिया था। अब जरा हम फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कौन वर्क करता है, उत्सर्जी अंग के रूप में कौन वर्क करता है, किसके माध्यम से आपका जो इसके अंदर प्रेजेंट आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर आता है। तब जरा समझिए कि किस तरीके से फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर या फाइलम पोरीफेरा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। देखिए, मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही पोरीफेरा के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। स्पंज के नाम से भी जानते हैं, SPONGE, स्पंज के भी नाम से जानते हैं। यानी कि फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसे एक अन्य नाम यानी कि स्पंज के भी नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर थी आपको? उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्पॉन्ज होता है उनकी बॉडी पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत सारी उनकी बॉडी के ऊपर छिद्र होते हैं और उसी होल को हम ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी पे बहुत सारे होल होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं और उसी होल को हम ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि इसके अंतर्गत यानी कि जो आपका पोरीफेरा है या जो आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर मतलब अंतर्गत इसी ऑस्ट्रिया के ही थ्रू आपका फूड के पार्टिकल इनके बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। तो यानी कि स्पॉन्ज में जो फूड है वो इसी ऑस्ट्रिया के ही माध्यम से अंदर जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को इसी ऑस्ट्रिया के ही थ्रू बाहर किया जाता है। यानी कि हमने क्या समझा, हमने मोटा मोटा ये समझा कि फूड ऑस्ट्रिया के माध्यम से ही अंदर आता है और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज बनता है वो इसी ऑस्ट्रिया के माध्यम से ही बाहर के एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। तो इसे ही ऐसे कहा जाता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू, क्योंकि उसी बॉडी के सरफेस पे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया होते हैं। तो चाहे ऑस्ट्रिया कहिए या ये भी कह सकते हैं कि बॉडी सरफेस के थ्रू भी कुछ आपके मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर किया जाता है। वैसे बड़ी मात्रा में ऑस्कुलम के थ्रू किया जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी ऑस्ट्रिया के थ्रू आता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। तो इसी वाटर फ्लो जो ये सिस्टम चल रहा है कि ऑस्ट्रिया से इंटर करके ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है, तो इसी फ्लो सिस्टम के थ्रू ही आपका जो वेस्ट मटेरियल भी होता है इसी पानी में घुलकर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्योंकि यही आपकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम एक सिंगल बड़ी ओपनिंग होती है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है और बाकी बॉडी सरफेस के माध्यम से भी या ऑस्ट्रिया के माध्यम से, जो भी कह लीजिए, उसके माध्यम से भी कुछ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर किया जाता है। कहानी खत्म। इसके अलावा जो आपका पानी होता है ना, पानी वो भी इसी ऑस्ट्रिया के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जब पानी अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस पानी को इस ऑस्कुलम के थ्रू, जो कि एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसी ऑस्कुलम के थ्रू इस पानी को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि पानी इंटर ऑस्ट्रिया से करता है और ऑस्कुलम के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है।
इसी पानी में कुछ वेस्ट मटेरियल जो डिफ्यूज़ किए गए होते हैं वो भी इसी के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि किस तरीके से पोरिफेरा या पोरिफेरा के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, तो उनके अंदर एक्सक्रेशन होता है और कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। तो कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, ये अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर जो बहुत सारे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, वहीं से ये बाहर निकल जाती है। अब हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे सेलेंट्रेट्स की। सेलेंट्रेट्स का ही एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसे भी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि स्पेशलाइज्ड यानी कि एक विशिष्ट ऑर्गन जो इस काम को करे, जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करे, ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। किसमें? हाइड्रा में, या कह लीजिए सेलेंट्रेट्स में। सेलेंट्रेट्स का ही एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस को करे। तो फिर इसमें कैसे होती है एक्सक्रेशन की प्रोसेस? मन में क्वेश्चन आएगा ना जी कि अच्छा चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि हाइड्रा के अंदर या सेलेंट्रेट्स के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है जिस ऑर्गन के थ्रू वो एक्सक्रेशन की प्रोसेस करे। तो वो अपना प्रोसेस करता कैसे है? अपने अंदर अपने बॉडी में बने वेस्ट मटेरियल को बाहर करता कैसे है? मन में क्वेश्चन आएगा ना जी। तो सिंपल सी बात है, इनकी जो बॉडी की सतह होती है वो जो मतलब ऐसे समझिए जो इनके सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट आपके एकदम बॉडी से अटैच होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहते हैं। ठीक, जो इनके अंदर की सेल्स होती है वो डायरेक्ट एकदम बॉडी सरफेस से चिपके हुए होते हैं। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उससे वो कनेक्ट होते हैं और वो डायरेक्ट अपने अंदर बने वेस्ट मटेरियल को बाहर के एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ कर देते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं कि जाओ। तो मतलब कि ये डायरेक्टली इन्हीं सेल्स के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से सेलेंट्रेट्स के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, ये चीज़ भी समझ गए। हाइड्रा के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, ये चीज़ भी आप समझ गए। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि जो बॉडी की सरफेस है उसी के थ्रू एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, वहीं से आपका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी के बाहर जाता है। यही मतलब हो गया। और क्या ही मतलब हो गया? दूसरा, जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो कुछ माउथ के भी थ्रू बाहर जाता है, यानी कि जो आपका माउथ होता है वो आपका माउथ का भी काम करता है और कहीं ना कहीं एनस का भी काम करता है। फिगर के माध्यम से भी आपको साफ समझ में आ रहा है, तो बस ठीक है। सांस ले लीजिए। अब इसके बाद क्या देखना है? अब हमें इसके बाद हम देख सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस तरीके से डाइजेशन नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस तरीके से एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है और उसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में कौन वर्क करता है, उसे देखिए। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस को आप जो इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको हम फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं। आपका प्लेनेरिया हो गया, ये भी क्या है? ये भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस के लिए, या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक अपना स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि एक ऐसा अंग होता है जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये जो फ्लेम सेल्स है यही इनके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करने का काम यही फ्लेम सेल्स करती हैं, यानी कि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, कोई एक विशिष्ट चीज प्रेजेंट है जो अब उसके बॉडी के अंदर बने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है। इसीलिए बहुत सोच के बोलना पड़ता है कि कहीं बीच में एक आध दो वर्ड गलत ना आ जाए। बिल्कुल स्थिरता पकड़े हुए आराम से धीमे धीमे करके बोलेंगे,
आराम से टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। बीच में अभी कुछ दिन पहले हमें एक कमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मुझसे देखिए, घर का काम भी करना होता है, इसी वजह से आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल सा कहना है कि देखिए, काम मैं भी बहुत करता हूँ, बहुत पहले से करता आ रहा। मैं जब 6 में पढ़ता था, 6 क्लास में पढ़ता था, मैं तब से खाना बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए, पूरे घर के लिए बनाता, पूरी फैमिली के लिए बनाता। मम्मी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है कि वो खाना वाना बना पाए, तो इस वजह से मैं कई सालों से खाना बना रहा। तो ये खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने वाला एक्सक्यूज़, बहाना आप नहीं दे सकते कि इसकी वजह से आपको टाइम ना मिले। आप चाहें तो बिल्कुल आराम से वीडियो को प्ले करके, अब तो ब्लूटूथ नाम का सिस्टम आ गया है, कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट करके, या ब्लूटूथ ना भी हो तो कानों में लीड लगा के आप अपने घर का झाड़ू भी मार सकते हैं, पोछा भी मार सकते हैं। क्योंकि इन सभी प्रोसेस के दौरान झाड़ू मारते समय आपका पूरा ध्यान झाड़ू के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका 10% ध्यान भी झाड़ू की तरफ होगा, सिर्फ अपने हाथ को चलाने की तरफ होगा, तो भी आपकी झाड़ू मारने की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन आपका 90% ध्यान आपके कानों में लगे हेडफोन के ऊपर होगा कि वो इंसान क्या बोल रहा है। आप मेरी बातें सुन के भी पूरी टॉपिक कवर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की पूरी टॉपिक आसानी से, मेरी बातें सुन के आसानी से कवर भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। तो आपके पास अच्छा खासा तरीका है कि आप कर सकते हैं। बाकी जो खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम सब्जी काटने के प्रोसेस होती है, फिर उसको धोना धाना, इस टाइम पे भी आप कानों में लीड लगा के सब्जी काटते समय बहुत ज़्यादा ध्यान सब्जी काटने पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस हम रोज़ रोज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उस प्रोसेस की आदत हो जाती है। वो उन नौसिखुओं के लिए है जो सब्जी पहली बार काट रहे होते हैं, उनको ध्यान देना पड़ता है कहीं हाथ ना कट जाए। जिनकी हैबिट है वो सब्जी इतनी तेज काटते हैं और इतने मन से काटते हैं कि उनको सब्जी के ऊपर ध्यान देने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने कान के ऊपर ध्यान देंगे कि ये इंसान क्या बोल रहा है कान में, वो ज़्यादा बेटर है, उनको आसानी से चीज़ें समझ भी आ जाएगी। तो ये उनके लिए सॉल्यूशन है कि जिनके पास टाइम नहीं मिलता है, तो जिस टाइम आप बिजी होते हैं उस टाइम भी आप चीज़ों को सुन सकते हैं। सुनने के माध्यम से भी आपके अंदर मेरी सुनी गई बातों का 50%, 30%, 20% भी याद रहेगा ना। तो जब आप खाली टाइम पे बैठ के उसी वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, प्यार से समझिएगा, यही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है ना, वो चीज़ का ये सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, आपको बता दूं कि आपका सिलेंट्रेट्स का ही एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक, या कह सकते हैं फ्लैट वॉर्म के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप प्लेनेरिया या इसको देख सकते हैं, ये एकदम फ्लैट है, बिल्कुल चपटे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बता दिया कि सारा काम फ्लेम सेल करती है, जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, फ्लेम सेल क्या करती है वो समझिए। वो जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको ये फ्लेम सेल क्या करती है, यहाँ से आपकी एक्सक्रेटरी कैनाल्स में, या कह लीजिए कि एक ट्यूब में या एक कैनाल में भेज देती है, एक नालियों में इकट्ठा करती है। ठीक है, यानी कि डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को फ्लेम सेल्स क्या करती हैं कि एक ट्यूबुल्स में, एक नालियों में, एक कैनाल में भेज देती हैं। ठीक है, वो एक्सक्रेटरी कैनाल ही है जहाँ पे उसको भेज देती है, और वहाँ पे भेज के धीरे धीरे वहीं पर इकट्ठा करती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो जो बॉडी में प्रेजेंट हो, मतलब जो बॉडी सरफेस पे ही ये जो कैनाल होती है वो खुली होती है। यहाँ पे दिख रहा है एक्सक्रेटरी पोर। ये पोर का मतलब क्या है, वहाँ ये खुला हुआ स्पेस है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे अंदर नीचे की तरफ खुला हुआ स्पेस क्या होता है, एनस होता है, वैसे ही इनकी बॉडी सरफेस से जुड़ी हुई एक सतह पे खुली हुई क्या है, एक छिद्र है, जिसे हम एक्सक्रेटरी पोर के नाम से जानते हैं। वो जो गंदगी थी, जो उन नालियों में गंदगी भरी हुई थी, वो इसी एक्सक्रेटरी पोर के माध्यम से बाहर निकल आती है। चाहे आप इस फिगर में देख सकते हैं, चाहे आप इस फिगर में देख सकते हैं, कहीं भी देख के समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझा रहा, मन में डाउट नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए।
देखिए ये जो फ्लेम सेल है वो क्या करता है, वो कचरे को अपने पास रखता है। अब इस कचरे को वापस कहाँ भेज देता है, जो एक्सक्रीटरी कैनाल है यानी कि समझिए एक नाली है, उस नाली में भेज के इकट्ठा करता है। और फिर जब वहाँ पे हो जाता है इकट्ठा तो वहाँ से इनकी बॉडी सरफेस पे ही एक ओपनिंग होती है। ये जो नाली है उस नाली की एक ओपनिंग इनकी सतह से जुड़ी रहती है और उसे ही हम एक्सक्रीटरी पोर के नाम से जानते हैं, जो आपको सेकेंड फिगर में दिख रहा है। और वहाँ के माध्यम से या इस फिगर में भी ये जो यहाँ पे पोर है यही आपका एक्सक्रीटरी पोर है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ से ये गंदगी यानी कि जो वेस्टेज है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाती है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो मोटा मोटा आपने क्या समझा, कि मोटा मोटा आपने ये समझा कि फ्लेम सेल है वो क्या करती है, वेस्टेज को पहले लेती है और उसको भेज देती है कहाँ पे, नालियों में, ट्यूबल्स में, या आप कह सकते हैं कैनाल में। और इस कैनाल के थ्रू वो फिर जहाँ पे इस कैनाल की ओपनिंग होती है यानी कि बॉडी सरफेस के पास इसकी ओपनिंग होती है, तो फिर ये जो गंदगी है वो उसी कैनाल के थ्रू, उसी पोर के थ्रू, उसी छिद्र के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। अब कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, मन में आपके ये डाउट ज़रूर होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं, जो टॉपिक में, जो सिलेबस में कहा गया है उन टॉपिक्स के बारे में बताइए ना। अब तक तो उसके बारे में से एक भी नहीं बताया ना। अब तक आपने नेफ्रीडिया बताया ना, पैल्मेगियन जो ट्यूबुल्स है वो बताया ना, सिलोम बताया। सब क्या बता रहे हैं, हम लाइन वाइज आ रहे हैं, हम एक एक फाइलम करते हुए आ रहे हैं। जो फाइलम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हल्का हल्का बता के चले जा रहे हैं। बाकी नेफ्रीडिया के बारे में भी अभी आएगा, देखते जाइए, सब्र रखिए, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म। ये हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस देख लिया। आप देखिए एनिलीड्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कौन वर्क करता है। तो एनिलीड्स के ही कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका नेरिस पढ़ा है ना आपने, ये भी पढ़ा है, झूठ मत बोलिएगा, सब पढ़ा हुआ है। तो नेरिस हो गया, केचुआ हो गया, ये सब इसके यानी कि एनिलीड्स के एग्जाम्पल हैं। और आपको बता दूं कि इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया, ये टॉपिक, ये वर्ड आपके सिलेबस में है। ये रहा आपका सिलेबस, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, यानी कि नेफ्रीडिया ही के मतलब नेफ्रीडिया के ही थ्रू जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। ये चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। अब फिगर के माध्यम से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपको एक एक फाइलम करके इसलिए बता रहा क्योंकि ये फाइलम इसी क्रम में है। नॉर्मली हम जब पढ़ते भी हैं तो हमें इसी क्रम में याद होता है, तो हर एक लाइन वाइज बता रहा तो आपको खुद से माइंड में क्लियर रहेगा। जैसे आपका इंसेक्ट हो यानी कि इंसेक्टा का जो फाइलम होता है यानी कि आर्थ्रोपोडा, उसमें किस तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि उसमें मेलपिगियन जो ट्यूबुल्स होते हैं यानी कि जो ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स नाम का ऑर्गन है ये खासकर इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। वैसे ही जो आपका एनिलीड्स हैं इसमें नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आपको चीज़ें क्लियर रहे, दिक्कत ना होनी चाहिए। मोलस्का जो है वहाँ पे सीलोम आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए लाइन वाइज बता रहा कि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मेरे जो मानसिकता है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों टॉपिक को इतना खींच के लॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये कुछ कहा नहीं है, यहाँ पे कहा है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके बारे में बताइए। तो इसलिए हम हर कुछ बता रहे हैं, सभी कुछ बता दे रहे हैं। जो भी फाइलम है उस फाइलम में किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है और वहाँ पे कौन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है वो सब बता दे रहा। चलिए तो देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो एनिलीड्स होते हैं या इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका नेरिस हो गया या आपका केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म हो गया, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कौन वर्क करता है, आपका नेफ्रीडिया वर्क करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके अर्थवॉर्म को लेके बता रहा, तो अर्थवॉर्म के अंदर ठीक है अलग अलग प्रकार के या कह सकते हैं कि जो अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है वो 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेफ्रीडिया क्या होता है, ऐसे कुंडली के तरह ऐसे पूरा एकदम सिकुड़ा हुआ और ये बहुत बड़ी संख्या में
किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी एनिलीड्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है और कुंडलित ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के पूरी बॉडी में उनके फैला रहता है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो केचुआ है या जो अर्थवर्म है, इनकी शरीर में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका सेप्टल नेफ्रिडिया, एक आपका इंटेग्यूमेट्री नेफ्रिडिया और एक आपका फेरेंगल नेफ्रिडिया। ये 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात की जाए इनके स्ट्रक्चर के बेस पे, तो स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो नेफ्रिडिया है ये काफ़ी बेसिक सिमिलरिटीज शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा समानता दिखाते हैं, क्योंकि कुंडली की ही तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उनके कंडीशन के ऊपर कि वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके उस प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस पार्ट पर प्रेजेंट है उसी के हिसाब से इनका नामकरण या इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये सिंपल सी बात है। अगली वीडियो में इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या ही।